हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपना कंसाइनमेंट चैप्टर, जहां पर हमने मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे कंसाइनमेंट के, और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ कॉन्सेप्ट्स को, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए। तुम लोग होशियार बच्चे हो, तुमको सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे, पर मुझे भूला भूला सा लग रहा है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़े थे कंसाइनमेंट के अंदर, उसको मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि जब सेलर जो है वो अपने गुड्स किसी सामने वाले पर्सन को दूसरे शहर में सेंड कर देता है, और वो सामने वाला पर्सन क्योंकि उस शहर की अच्छी नॉलेज रखता है, तो वो अपने बिहाफ में, मतलब सेलर के बिहाफ में गुड्स को वहां पर सेल करता है। ठीक है, हमने एक पूरी डायग्राम बनाई थी और उसमें हम लोगों ने सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी कि एक बंदा होता है जो प्रिंसिपल होता है, और उसको मैं कंसाइनर बोलता हूँ इस चैप्टर के अंदर। और एक बंदा होता है जो एजेंट का काम करता है, सिर्फ हमारे बिहाफ में गुड्स को बेचने का काम करता है, और उसको मैं कंसाइनी बोलता हूँ चैप्टर के अंदर। तो जो कंसाइनर है, कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, और वो गुड्स को बेच के जो भी पैसा आता है वो कंसाइनर को दे देता है कंसाइनी। इसके बदले मैं उसको कमीशन देता हूँ। कंसाइनमेंट में होने वाला एक एक रुपए का खर्चा जो बियर करता है वो है कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर करवा रहा है सारी चीजें, तो खर्चे भी वही बियर करता है। ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस चिपकाता है गुड्स के साथ में। ठीक है, जो कि डिटेल्स बताता है जो भी गुड्स जा रहे हैं उसके। ठीक है, उसके अलावा कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स में सारी डिटेल्स होती है रिगार्डिंग सेल्स। ठीक है, सेलर जो है वो ओनर होता है, यानी कंसाइनर जो होता है वो मालिक होता है गुड्स का। ठीक है, वो उसको प्रॉफिट रिसीव होता है फ्रॉम कंसाइनमेंट, तो वो प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है, और सारे एक्सपेंसेस वही बियर करता है। कंसाइनी का काम होता है सिर्फ गुड्स को बेचना, गुड्स को बेच के कमीशन खाना, और कमीशन खाने के बाद कंसाइनर के बिहाफ में सारी गुड्स करने के बाद जो भी चीजें, जो भी उसको पैसा रिसीव हुआ है सेल से, उसको रेमिट कर देना कंसाइनर को। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कंसाइनमेंट के अंदर दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नेचर का खर्चा, एक होता है इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा। तो एक चीज हमको दिमाग में बैठ चुकी है कि चाहे वो डायरेक्ट खर्चा हो या इनडायरेक्ट खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो, ऑल द एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी बियर बाय कंसाइनर। कंसाइनर ही सारे खर्चे बियर करेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि गुड्स यहां से गए हैं कंसाइनी के गोडाउन, ये कंसाइनी के गोडाउन का रेखा है, कंसाइनी के गोडाउन का एंट्रेंस गेट है, यहां तक के जो भी खर्चा होगा, यहां तक के जो भी खर्चा होगा इसके पहले के, वो सारे डायरेक्ट खर्चे होंगे, और इसके बाद से जो भी खर्चे होंगे वो सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे। क्यों? क्योंकि गोडाउन आते तक के गुड्स के ऊपर जो खर्चे हो रहे थे वो सारे गुड्स से ऊपर हो रहे थे, तो वो डायरेक्ट नेचर है। और गोडाउन आने के बाद गुड्स सेल होने चालू हो जाएंगे, तो सेल से रिगार्डिंग जो भी खर्चा होता है, सेल्स के रिगार्डिंग या सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, दुनिया भर के खर्चे, वो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं। ये तो हमने उस पर भी पढ़ा है, फाइनल अकाउंट्स पे भी पढ़ा है। तो इसीलिए गोडाउन पहुंचते तक सारे खर्चे गुड्स के ऊपर होते हैं, तो वो डायरेक्ट नेचर होते हैं। और गोडाउन पहुंचने के बाद सेल से रिलेटेड खर्चे चालू हो जाते हैं, चाहे वो रेंट हो वेयर हाउस का, चाहे वो इंश्योरेंस कराना हो गुड्स का, चाहे वो मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस हो, जो भी खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट नेचर के क्लासीफाई हो जाते हैं। कंसाइनमेंट का जो अकाउंटिंग होती है वो मेजरली कंसाइनर के बुक्स के अंदर होती है, क्योंकि कंसाइनर इंटरेस्टेड है जानने में कि कंसाइनमेंट से उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो वो दो अकाउंट्स बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनिंग अकाउंट जनरली। और कंसाइनी अपने बुक में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाता है, जो कि है कंसाइनर का अकाउंट। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो भी जर्नल एंट्री पास होती है वो हमने देखी थी, एकदम नॉर्मल। कंसाइनमेंट के अकाउंट से हम उसको गो थ्रू करते हैं कि कंसाइनमेंट का अकाउंट कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट है ट्रेडिंग अकाउंट का। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। परचेजेस की जगह यहाँ पर गुड्स सेंड आ जाता है। ठीक है, अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा तो वो भी आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी डायरेक्ट खर्चे कंसाइनर करता है वो यहाँ पर आ जाते हैं, कंसाइनी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी खर्चे होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। बातों ही बातों में हमने एक चीज समझी थी कि कंसाइनर जो है वो सिर्फ डायरेक्ट नेचर के ही खर्चे कर सकता है, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे वो नहीं कर सकता, क्योंकि गोडाउन के बाद के सारे मुद्दे कंसाइनी संभालता है, तो कंसाइनर का वहां कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ठीक है, कंसाइनी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों नेचर के खर्चे हो सकते हैं। कंसाइनी को कमीशन मिलती है, वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि ये सारे खर्चे ही है हमारे। और फिर उसके बाद जो भी सेल होती है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, और फिर फाइनली बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस ऑन कंसाइनमेंट आता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए मैं तुम लोग को बोला था कि सबसे पहला टारगेट है तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट निकालना। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट चाहिए और टोटल कॉस्ट चाहिए जो कि उन गुड्स के ऊपर हुए हैं। तो वो हम कैसे निकालते थे, जो भी हमारी परचेज की कॉस्ट हुई है उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी दोनों को ऐड कर देते थे।
तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाती थी। ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नीडेड टू बी कंसिडर्ड। टोटल कॉस्ट आने के बाद उसको नंबर ऑफ यूनिट्स हम डिवाइड करते थे तो हमको क्या मिल जाता था, पर यूनिट कॉस्ट। पर इसमें भी हमने दो चीजें सीखी थी कि अगर आपका लॉस हो रहा है जो कि नॉर्मल या एबनॉर्मल नेचर का है, जो कि होता ही है जनरली, ठीक है, तब पर यूनिट कॉस्ट निकालने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, जो भी टोटल यूनिट्स होंगे उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना है, एबनॉर्मल लॉस को नहीं करना है माइनस, सिर्फ नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना है। तो आपकी नई पर यूनिट कॉस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस वो लॉस होती है विच इज अनकंट्रोलेबल, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, विच इज अनअवॉइडेबल इन नेचर, तो इसको मैं कस्टमर से रिकवर करता हूं। पर एबनॉर्मल लॉस उस टाइप की कॉस्ट है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता था, जो कि अवॉइडेबल थी, बट बिकॉज ऑफ सम माई मिस्टेक, मेरे साइड से कुछ गलती हो गई, तो उस वजह से वो कॉस्ट मेरे को बियर करनी पड़ जाएगी। तो ये कॉस्ट मैं खुद बियर करता हूं, तो इसलिए पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, मेरा लॉस है। और ये कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय गुड यूनिट्स। जो अच्छे यूनिट्स होते हैं वो इस कॉस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कस्टमर से वसूल लेते हैं। ठीक है, फिर फाइनली हमने बात की थी कि हमको कमीशन जो कंसाइनमेंट के अंदर देखने को मिलेगी वो तीन टाइप की देखने को मिलेगी। एक हुई ऑर्डिनरी कमीशन जो सेल्स पे मिलती है नॉर्मली, या सेल्स करोगे तो 5% कमीशन, 10% कमीशन देंगे। फिर आती है ओवरराइडिंग कमीशन। ये कमीशन हम देते हैं कंसाइनी को मोटिवेट करने के लिए कि वो कुछ तो भी सेल प्राइस से ऊपर में बेचे। मतलब अगर सेल प्राइस 100 रुपए तो हम उसको बोलते हैं भाई अगर तू 100 रुपए से ऊपर में बेचेगा, लेट से 105 में बेचेगा, तो ये जो 5 रुपए उस पर मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, 25-30 जितना भी परसेंट एग्री हुआ हो, मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। ओवरराइडिंग कमीशन कहलाता है। पर्पस क्या है? मोटिवेट करना कंसाइनी को कि वो महंगे में बेचे सामान। डेल क्रेडिटर कमीशन होता है कि अगर कंसाइनी क्रेडिट सेल्स कर रहा है तो बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में बैड डेट्स का बर्डन अगर कंसाइनर बियर नहीं करना चाहता है तो वो कंसाइनी को बोलेगा कि हम आपको और एक और तीसरी कमीशन देंगे, डेल क्रेडिटर कमीशन, प्रोवाइडेड कि जो भी बैड डेट्स होंगे, क्योंकि आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हो तो जो भी बैड डेट्स होंगे वो आप बियर करोगे, मैं नहीं। तो बैड डेट्स को अपने ऊपर से हटाने के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन का उपयोग किया जाता है। क्या हमें सारी बातें याद आ गई जो अभी तक हमने कंसाइनमेंट में पढ़ी है? ठीक है, यस। तो इतनी बातों हमने डील किया था। बातों ही बातों में इलस्ट्रेशन नंबर 2 मेरे को सामने दिख रहा है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 की कॉपी बनाते हुए लास्ट लाइन पढ़ो, शो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही हमको सॉल्व करना है, बस अब हम लोगों को नेसेसरी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी के बुक में बेटा कुछ नहीं, एक ही अकाउंट बनता है और वो है कंसाइनर का अकाउंट। तो कंसाइनर का अकाउंट बनाते हैं और जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। पहली एंट्री कब होगी? पहली एंट्री कब होगी? डेल क्रेडर प्राइस अप करके सेल करता है ना, डेल क्रेडर नहीं, ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, पहली एंट्री बेटा गुड्स सेंड की एंट्री नहीं करता है। मेरे को एक बात बताओ, जहां पर यहां पर देखो, यहां पर इन एंट्रीज में जहां जहां आपको कंसाइनी का नाम दिख रहा है, बस कंसाइनर की बुक्स में वहीं पर कंसाइनी की बुक में वहीं पर आपको कंसाइनर का नाम दिखेगा। तो पहली एंट्री काहे की दिख रही है आपको? बिल्स रिसीवेबल की। बीआरके में दिख रहा है कंसाइनी, बीआरके में आपको कंसाइनी दिख रहा है, तो बस उसकी बुक्स में जाओ, बीपी बनाओ, उसकी बुक्स में जाओ, बीपी बनाओ। नाम क्या था इसका? एक्स लिमिटेड था। ठीक है, सेकेंड एंट्री अब खर्चों की एंट्री होगी, तो ये खर्चे कर रहा है और वसूलेगा किससे? कंसाइनर से। तो फिर से कंसाइनर को डेटर बना दो, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का एक्सपेंस किया था ये? 2800। ठीक है, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, उसका पैसा मिला था, इसका मतलब इसने पेमेंट की थी, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट इसने सेल्स मारी थी, तो डेटर अकाउंट डेबिट, अपने बुक्स में डेटर बनाएगा ना जिसको भी सेल्स किया था, वो जिसको भी, ये कस्टमर है, ये कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। क्यों? क्योंकि डेटर से जो पैसा मिलेगा वो मेरे को कंसाइनर को देना है, मेरा पैसा नहीं है। दिस इज नॉट, मेरे को बताओ क्या ये मेरी सेल्स है? क्या ये मेरी सेल्स है? नहीं, ये कंसाइनर की सेल्स है बच्चों।
तो मेरी सेल्स होती है, मैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखता हूँ। कंसाइनर की सेल्स है, मैं लिखूंगा डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर 55,000। कमीशन रिसीवेबल है, उसकी एंट्री पास करेंगे। कमीशन कितना बनेगा? 5,500 का कमीशन मिली इनकम है टू कमीशन अकाउंट, कमीशन ड्यू हो चुका है। उसके बाद हुआ था बैड डेट्स, 600 रुपए का बैड डेट्स हो गया था, तो हो जाएगा एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। 600 रुपए का क्या हो गया था? बैड डेट्स हो गया था। और लास्ट फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री क्या थी? फाइनल सेटलमेंट की एंट्री क्या होगी? एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। और अमाउंट कितना था वो अपने को एक बार देखना पड़ेगा, ये वाला अमाउंट था 16,100। अब ये देखो, ये मैच कर लो। अगर आपके मन में कोई भावना आ रही है कि भैया ये वाली एंट्री क्यों नहीं हुई या ये वाली एंट्री क्यों नहीं हुई, कुछ मत करो, इसकी बुक्स में आओ और चेक कर लो। इसके बुक्स में जहां जहां पर कंसाइनी इन्वॉल्व है वही वही एंट्री कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर के नाम से हुई है, बात खत्म। ठीक है, तो हमको दिमाग नहीं दौड़ाना है, हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग सीख ली है, हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग सीख ली है, वही अकाउंटिंग को हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, 6 वाली एंट्री में बेटा बैड डेट्स हो गया मेरे को, तो बैड डेट्स हो गया मेरे को, तो क्या मेरे डेटर 600 से कम हो गए? और क्या अब मुझे कंसाइनर को 600 रुपए कम देना पड़ेगा? तो ये जो एंट्री सेल्स की हुई थी वो रिवर्स हो गई, ये जो सेल्स की एंट्री हुई थी रिवर्स हो गई, क्योंकि अब डेटर मुझे पैसा नहीं देगा, तो अब मैं कंसाइनर को 600 रुपए कम दूंगा। आर वी क्लियर विद दिस? क्लियर है? यस। तो बस हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की कहानी सिर्फ इतनी ही थी। नेक्स्ट, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3। वेट अ मिनट ना, $1,000 टॉयज कंसाइंड बाय रोसी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू साहू ऑफ श्रीनगर एट अ कॉस्ट ऑफ 150 रुपए ईच। ठीक है, रोजी एंड कंपनी पे कर रही है फ्रेट 10,000 का, इंश्योरेंस 1,500 का। ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वर टोटली डैमेज बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ऑन ओवरबोर्ड। साहू टू डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पे कर रहा है 14,400 कस्टम ड्यूटी। साहू सेंड कर रहा है बैंक ड्राइव रॉय को 50,000 रुपए का एडवांस पेमेंट के तौर पे, और लेटर सेंड करेगा अकाउंट सेल्स जिसमें 800 टॉयज उसने 220 रुपए ईच के हिसाब से बेच दिए हैं। एक्सपेंस जो साहू इनकर कर रहा है गोडाउन रेंट और एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग वो 2,000 का है। साहू को कमीशन मिलनी चाहिए 5% की, और वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। तो एक कस्टमर जिसने क्रेडिट में परचेज किया था उसने 5 टॉयज के लिए बैड डेट्स कर दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, साहू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी। एज्यूम करो नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर ड्यू टू डिफेक्ट इन द पॉलिसी। ठीक है, साहू सेटल कर देगा अपना अकाउंट इमीडिएटली। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंट्री नहीं बोला है, मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने बोला है, तो मैं कंसाइनमेंट का अकाउंट बना देता हूं। कंसाइनी का अकाउंट बनाना है तो साहू का भी अकाउंट बनाते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करें। यस, तो सबसे पहले पढ़ो, 1,000 गुड्स हमने सेंड किए 150 ईच। $1,50,000। ठीक है, 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, 1.5 लाख के गुड्स सेंड हुए। रोजी पे कर रही है 10,000 रुपए फ्रेट का, 1,500 रुपए इंश्योरेंस का। तो दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। बोलो हाँ।
यस। $11,500। ड्यूरिंग द वोवेज 100 टॉयज टोटली डैमेज हो गए और हैड टू थ्रोन ओवरबोर्ड। मेरे को फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, जो ये 100 टॉयज डैमेज हो गए बाय फायर, दिस इज नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल इन नेचर। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है मेरे से, क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है मेरे से कि मैं जो गुड्स भेजा हूं, ये बोल रहा है क्वेश्चन मेरे से कि जो जब मैं सामान लेके जा रहा था, जब मैं सामान लेके जा रहा था तो उसमें से कुछ 100 टॉयज में आग लग गई और वो मेरे को इमिडिएटली थ्रो करना पड़ा। ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है क्या? अब मेरे को सारे बच्चे एक बार प्लीज बताएंगे, क्या आप मेरे को बताओगे? हाँ भाई, हम आपको बताएंगे कि मेरी अभी तक क्या क्या खर्चा हो गया है मेरा। अभी तक मेरे को गुड्स का कॉस्ट लग गया है क्या? 1000 इंटू 150, 1.5 लाख रुपए मैंने अभी तक बियर कर लिया है कॉस्ट का। हाँ, इसके अलावा मेरा कुछ फ्रेट का खर्चा हो चुका है अभी तक, कितना रुपए? 10,000 रुपए। इसके अलावा मेरा इन्हीं गुड्स के ऊपर अभी तक के इंश्योरेंस का भी खर्चा हो चुका है क्या? 1500 रुपए का। हाँ, तो अभी तक अभी शिप में जा रही है ना, अभी गुड शिप में जा रहे हैं ना, तो अभी तक इन गुड्स के ऊपर मेरा इतना ही खर्चा हुआ है टोटल, है ना? तो बताओ, अभी तक के टोटल कॉस्ट टिल नाउ कितना हो गया मेरा? टोटल कॉस्ट टिल नाउ अभी तक 1,61,500। मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे जानना है। मेरा अभी तक इन गुड्स के ऊपर 1,61,500 हुआ है। तो अगर ये शिप डूब जाती, तो मेरा कितने का लॉस होता? मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कितने का लॉस दिखाता हूँ? पूरी शिप डूब जाती, एक दो टॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 टॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1000 टॉयज की शिप डूब जाती, तो मेरा लॉस कितने का होता? पूरे 1,61,500 का होता। या फिर मैं बोलता कि 1,61,500 में कंसाइनी के खर्चे भी इंक्लूड करो, उतना लॉस होगा मेरा। बताओ, कंसाइनी के खर्चे इंक्लूड करने? नहीं करते हैं भैया, कॉमन सेंस नाम की चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस को क्यों ऐड करें? कंसाइनी तो भी एक्सपेंस किया ही नहीं है ना। कंसाइनी का एक्सपेंस तो तब चालू होगा जब भैया ये शिप सही सलामत डॉक यार्ड में पहुंच जाएगी। जब ये शिप सही सलामत डॉक यार्ड में कंसाइनी के पास पहुंच जाएगी, जब ये शिप सही सलामत डॉक यार्ड कंसाइनी के पास पहुंच जाएगी, तब ना कंसाइनी के खर्चों की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर ये पहुंची नहीं तो ये, तो अब मुझे ये बात बताओ कि ये जो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया गुड्स का, एबनॉर्मल लॉस हो गया, इसका मेरे को पर यूनिट कॉस्ट निकालना है ताकि मैं पता लगा सकूं कि मेरा कितना एबनॉर्मल लॉस हो गया है टोटल। तो मेरे को इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट की वैल्यूएशन के लिए क्या मैं अपने दिमाग को एकदम स्टैटिक रखूं कि कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, तो टोटल कॉस्ट आएगा, उसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट आएगा। पर यूनिट कॉस्ट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने जितने टॉयज मेरे आग लग गई तो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। या फिर मैं दिमाग लगाऊं कि वो जो फॉर्मूला है उस पर थोड़ा चेंजेस होगा, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। क्या चेंजेस होगा कि वो जो फॉर्मूला है वो भैया बात कर रहे थे कि अगर गोडाउन में लॉस हो जाए, अगर गोडाउन में लॉस हो जाए तो गोडाउन अगर गुड्स पहुंच गए, इसका मतलब उसमें कंसाइनर के भी खर्चे हो चुके हैं, कंसाइनी के भी खर्चे हो चुके हैं, दोनों के एक्सपेंसेस उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। पर अभी सिचुएशन बदल गई है, अभी क्वेश्चन बोल रहा है रास्ते में ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो क्योंकि अभी ऑन द वे रास्ते में ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो अभी तक इन गुड्स के ऊपर जितना खर्चा हुआ है, क्या उतने ही खर्चों का प्रपोर्शन निकालूंगा मैं?
बोलो। यस। तो बेटा ये जो खर्चा हुआ है मेरा, ये जो खर्चा हुआ है मेरा, तुम चाहो तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो। और फिर तुम अलग से निकाल लो एबनॉर्मल लॉस करके। ऐसे, या फिर ऐसे कर सकते थे। 1,61,500 ये खर्चा हुआ है 10,000 यूनिट्स के ऊपर। तो 100 यूनिट्स का प्रपोर्शन कितना हो गया, प्रपोर्शनेट कर लो। प्रपोर्शनेट कर दो कि अगर ये खर्चा 10,000, बात एक ही है। अगर तुम ऊपर और नीचे देखोगे बात तो सेम ही है। 10,000 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, और वो डायरेक्टली कर सकते हो। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका, 100 यूनिट्स बर्बाद हुए हैं 150 वाले, इस पे 10,000 का फ्रेट का खर्चा हुआ है, तो 100 यूनिट्स का कितना हो जाएगा। अगर 10,000 का खर्चा हुआ है 1,000 यूनिट्स के ऊपर, तो 100 यूनिट्स का खर्चा कितना हो जाएगा। और अगर 1,500 इंश्योरेंस का खर्चा हुआ है 10,000 1,000 यूनिट्स के ऊपर, तो 100 यूनिट्स का खर्चा कितना हो जाएगा। इसका टोटल, इसका टोटल कि 100 यूनिट्स, एक यूनिट 150 का था, तो ये एक लॉस हो गया। 10,000 रुपये का खर्चा किया मैं फ्रेट के ऊपर 1,000 यूनिट्स के लिए, तो 100 यूनिट्स का कितना हो जाएगा। 1,500 रुपये का खर्चा किया मैं इंश्योरेंस का 1,000 यूनिट्स के लिए, तो 100 यूनिट्स का कितना हो जाएगा। इसको बताओ ये कितना आ रहा है मेरे को। 1,000 आ रहा है, 150। तो इन टोटल तुम्हारे पास 3 तरीके अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के, तुमको जो सा पर्सनली पसंद है तुम वो यूज कर सकते हो। समझ में आई क्या बात, ये बता दो। ठीक है। बेटा 1,615 कैसे आएगा, 100 यूनिट है ना। 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो 161.5 इंटू 100 16,150 होता है ना। दूसरी बात, कुछ बच्चों के थर्ड वाला मैथडोलॉजी नहीं समझ में आया, तो थर्ड वाला मेथड, मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, मैं जनरल कंटेक्स में पूछ रहा हूँ तुम लोग से। अगर मैं 10,000 का खर्चा कर रहा हूँ 1,000 यूनिट्स के ऊपर, तो आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस, एक यूनिट के ऊपर कितना खर्चा किया हूँ। अगर मैं 10,000 का एक्सपेंस कर रहा हूँ 1,000 यूनिट के ऊपर, तो एक यूनिट के ऊपर मैंने कितना खर्चा किया है। 10 रुपए। कैसे आया, 10 रुपए कैसे आया। डिवाइड कर दिए, किसको डिवाइड कर दिए, 10,000 को 1,000 से डिवाइड कर दिए, तो 10 रुपए आ गया पर यूनिट। तो 100 यूनिट्स के लिए कितना खर्चा किए होगे, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना खर्चा किए होगे, 1,000 रुपए। अब ये जो चीज आपने 2 स्टेप में सॉल्व की, क्या हम इतने होशियार नहीं है कि हम इस चीज को एक स्टेप में सॉल्व कर पाए। क्या हम इतने होशियार नहीं कि हम ये सेम चीज को एक स्टेप में सॉल्व कर पाए। बोलो, क्या हम इतने होशियार नहीं है कि हम ये सेम चीज को एक एक स्टेप में ला पाए। क्या कर रहे हैं, दो चीज जो हम अलग अलग ले रहे थे उसको हम मर्ज कर दे रहे हैं। हम डिवाइड अलग कर रहे थे, पर यूनिट निकाल रहे थे, फिर पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट्स जितने लॉस हो गए उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर दिमाग लगाया। ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस मेरे को जो हुआ है वो कॉस्ट पे वैल्यू होगा। सारे बच्चे बताएंगे एबनॉर्मल लॉस जो मेरे को हुआ है वो कॉस्ट पे वैल्यू होगा। हाँ, कॉस्ट पे वैल्यू होगा, है ना। तो कितनी कॉस्ट हुई इसके ऊपर खर्चा, कितना कॉस्ट खर्चा हुआ। तो मेरे को समझ में आया कि आज तक जिस दिन इस कोर्स में आग लगी उस दिन तक मैंने इसको खरीदने का खर्चा किया था, इसके ऊपर मैंने फ्रेट का कुछ खर्चा किया था थोड़ा मोड़ा, और कुछ इंश्योरेंस का खर्चा किया था। तो मैं उसी को निकालूंगा ना कि इसके ऊपर कितने खर्चे किया था। तो एक तो उसको खरीदने के ऊपर खर्चा किया था, एक उसके ऊपर फ्रेट का भी खर्चा किया था मैंने, और इंश्योरेंस का भी। तो इस गुड्स के ऊपर, इन 100 यूनिट्स के ऊपर मैंने आज तक 16,150 रुपए खर्चा किया था। आ रही बात समझ में। तो गाइस द 3 मेथड्स आर हियर।
यू कैन सॉल्व फ्रॉम वॉट एवर मैथड यू वॉन्ट। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसी एक मेथड का डिजाइन कर दे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने तुमको सारे बताए अपने साइड से। ठीक है, ओके। चलो, तो एबनॉर्मल लॉस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, यहाँ भी क्रेडिट साइड आएगा। $16,150। 14,400 कस्टम ड्यूटी। 50,000 का एडवांस ड्राफ्ट भेज रहे हैं। 800 ₹200 एक्सपेंसेस गो डाउन 2,000 के। ओके, साहू के टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं जरा देख के बताना। एक ये है और एक ये है, तो 16,400 के टोटल खर्चे हो रहे हैं साहू के। सेल्स, सेल्स रिकॉर्ड, अच्छा एडवांस रिकॉर्ड कर लो। 50,000 का एडवांस रिकॉर्ड हुआ, क्या होती है एडवांस की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू। साहू सेंड अ बैंक ड्राफ्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू। बाय कंसाइनमेंट बेटा एक्सपेंस के लिए, जो अभी तक के उसने एक्सपेंसेस कर लिए ना 16,400 के, कस्टम ड्यूटी और वो मिला के उसके लिए। इसके अलावा अभी तक साहू कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। 800 टॉयज ₹220 में बेच दिया, तो बाय साहू 800 टॉयज ₹220 में बेच दिया, कितने की हो गई सेल्स बताओ? ठीक है, ओके, यस। एक्सपेंस इनकर्ड बाय साहू ऑन गोडाउन ये हो चुका है। साहू एंटाइटल्ड है 5% कमीशन। कमीशन कितना आ रहा है बताओ, फिर बैड डेट्स बताना। कमीशन बताओ कितना आ रहा है? 8,800 का कमीशन आ रहा है, 5% निकाल लो सीधा 1,76,000 का। ठीक है, सही है। और बैड डेट्स कितने का हो गया है? 5 टॉयज का अमाउंट पे नहीं कर पाया कस्टमर, 5 टॉयज का अमाउंट पे नहीं कर पाया, तो बैड डेट्स कितने का हो जाएगा बच्चों? 1,100 का हो जाएगा ना, ₹220। ₹220 पर टॉय, तो 5 × 220, ₹1,100 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बस हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, हजार हजार यूनिट्स मैंने भेजे थे, एग्रीड? 1,000 टॉयज मैंने भेजे थे, 100 में आग लग गई है, 800 बिक गए। क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं बताओ? क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है बताओ? है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ, जो क्लोजिंग स्टॉक उसके गोडाउन में पड़े, उसमें अभी तक के कौन से खर्चे हो गए? कॉस्ट हुआ है, कंसाइनर का खर्चा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो क्लोजिंग स्टॉक जो गोडाउन में पड़े उसमें कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे हो चुके हैं? हाँ, अब हो चुके हैं। अब क्यों हो चुके हैं? अब क्यों हो चुके हैं? क्योंकि अब वो गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच चुके हैं, तो मतलब कंसाइनी ने उसके ऊपर खर्चा कर लिया होगा। बहुत ध्यान से सुनोगे, बात को समझ में आएगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। अकाउंटेंट हो, थिंक लाइक अकाउंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट ऑफ गुड्स, 100 यूनिट्स पड़े हैं और 150 का एक था, तो 15,000 रुपए तो उसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, 100 यूनिट्स पड़े हैं क्लोजिंग स्टॉक में। बेटा क्लोजिंग स्टॉक कैसे है पहले मैं यही बता देता हूँ। 1,000 टॉयज मैंने सेंड किए थे, जिसमें से 100 में आग लग गई है और 800 बिक गए हैं, तो ये है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स है, ये हो गई कॉस्ट। इसके बाद कंसाइनर एक्सपेंसेस,
में सबसे पहला आएगा फ्रेट। तो फ्रेट का खर्चा हुआ था 10,000 का। ये 10,000 का खर्चा कितने यूनिट्स के ऊपर हुआ था बच्चों बताओ। सारे आंसर तुम लोग दोगे, मैं सिर्फ कैलकुलेट करने का काम करूंगा। ये 10,000 का खर्चा 1000 यूनिट्स के ऊपर हुआ था। ओके। और क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े, 100 यूनिट्स पड़े, तो 100 यूनिट्स के लिए कितने का खर्चा हो गया, 1000 का हो गया। ठीक। इसके बाद कंसाइनर वाला इंश्योरेंस, ये था 1500 का, और ये भी कितने यूनिट्स के ऊपर हुआ था, 1000 यूनिट्स के ऊपर हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक पे 100 यूनिट्स पड़े यानी कि 150 हो गया। कंसाइनर के बस इतने ही खर्चे थे। यस। अब आते हैं कंसाइनी के खर्चों पे, डायरेक्ट नेचर के ना। ओनली डायरेक्ट नेचर आइटम्स आर कंसिडर्ड। तो पहले तो ये बेंचमार्क बनाना पड़ेगा कि कंसाइनी का कौन सा खर्चा डायरेक्ट नेचर का है। तो पहली बात तो कंसाइनी के सिर्फ दो खर्चे, कस्टम ड्यूटी और रेंट। कस्टम ड्यूटी और रेंट। तो बताओ, कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट है, रेंट डायरेक्ट है, दोनों डायरेक्ट है, दोनों इनडायरेक्ट है। चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। वेरी गुड। सिर्फ भैया कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट नेचर का खर्चा है। क्यों? कस्टम ड्यूटी कहां पर देते हैं पता है ना, यहां पर। कस्टम ड्यूटी यहां पर देते हैं जब जैसी शिप डॉक में पहुंची, जैसी शिप डॉक में पहुंची यहां पर आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे, तब आपके गुड्स यहां से रिलीज होंगे और फिर वो गोडाउन जाएंगे। ठीक है, फिर वो गोडाउन के लिए रवाना होंगे। तो कस्टम ड्यूटी इज अ डायरेक्ट नेचर आइटम, रेंट इज नॉट अ डायरेक्ट नेचर आइटम। तो यहां लिख देता हूं मैं कस्टम ड्यूटी। अब 14,400 की कस्टम ड्यूटी, ये खर्चा कितने गुड्स के ऊपर हुआ है बताओ। 14,400 का कस्टम ड्यूटी कितने गुड्स के ऊपर हुआ है। वेरी गुड, 900 यूनिट्स के ऊपर हुआ है। कैसे 900 यूनिट्स के ऊपर हुआ है बेटा, इमेजिन करो ना, यहां आग लगी और मैंने ये गुड्स पानी में फेंक दिए 100 यूनिट्स। तो ये शिप इसके पास कितने यूनिट्स लेके पहुंची होगी, ये शिप इसके पास कितने यूनिट्स लेके पहुंची होगी, 900 यूनिट लेके पहुंची होगी। तो ये जो 14,400 का कस्टम ड्यूटी का खर्चा जो कंसाइनी ने किया है, वो कॉमन सेंस की बात है कि 900 यूनिट्स के ऊपर किया होगा। राइट, 900 यूनिट्स के ऊपर किया होगा। तो 100 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। बस हो गया, इसके अलावा और कोई डायरेक्ट खर्चे नहीं है। तो इसको अब हम टोटल लगा लेते हैं। तो ये आ रहा है बेटा 17,750। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इजी है, इजी है या नहीं है। एक और ऑप्शन से कर सकते थे, एक और ऑप्शन से कर सकते थे। वी नो बच्चों, व्हाट इज द पर यूनिट कॉस्ट टिल ट्रांजिट 161.5। ये हमको ऑलरेडी पता था कि ट्रांजिट तक का 161.5 का पर यूनिट कॉस्ट है, क्योंकि हम उसको निकाल चुके थे। हम उसको ऑलरेडी निकाल चुके थे कि कंसाइनर वाले खर्चे तक का, कंसाइनर जहां तक खर्चे किए वहां तक का पर यूनिट कॉस्ट हमको ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो अब इसमें एडिशनली सिर्फ एक ही खर्चा हुआ था और वो था कंसाइनी का खर्चा। तो इसमें हम ऐड कर देते कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे, और वो कैसे आता, एक ही है 14,400, 900 यूनिट्स के लिए। तो 100 यूनिट्स के लिए कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, सीधा 14,400 900 यूनिट्स पे हुआ है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा इसका, पर यूनिट कॉस्ट इसका आएगा 16 रुपए। इसको ऐड कर देते, तो पर यूनिट कॉस्ट इन गोडाउन आ जाता 177.5। तब फिर आता क्लोजिंग स्टॉक 177.5 इंटू 100, 17,750। ये भी एक तरीका है। ठीक है, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका, पर यूनिट कॉस्ट मेरे को पता चल चुका है ऑलरेडी, टिल कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। कंसाइनर जहां तक खर्चे किया वहां तक का पर यूनिट कॉस्ट मेरे को पता है 161.5। तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी कितना होगा।
कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी 1,45,350। कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 14,400। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन गोडाउन 1,59,750 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन गोडाउन 900। तो ये आ जाएगा 177.5 पर यूनिट कॉस्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक 100 इंटू 177.5 17,750। दिस इज द थर्ड वे टू डू दैट। अब ये तीनों तरीके तुम लोग एक एक करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया? 17,750 रुपए। ठीक है, तो सारे आइटम्स हमने लिख लिए हैं क्या? यस। चलो, प्रॉफिट क्या आएगा बताओ? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना आ रहा है? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बताओ जी बताओ। 22,100। 22,100, ठीक है, ये आ गया। अब साहू के अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं फटाफट से। कहां तक की हो गई थी? एक्सपेंस की हो गई थी, कमीशन की पोस्टिंग कर लेते हैं। बैड डेट्स की पोस्टिंग कर रहे हैं। सेल्स की हो गई है, बस हो गया। इतनी पोस्टिंग है ना साहू के अकाउंट में। साहू का बैलेंसिंग फिगर निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। बेटा जी कैलकुलेटर ऐसे चलाते हैं। 1,76,000 माइनस 50,000 माइनस 16,400 माइनस 8,800 माइनस 1,100 रुपए। इतना फास्ट, ठीक है। 99,700 बाय बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा वो साहू इमीडिएटली सेटल कर देगा। लिखा था ना क्वेश्चन में, लिखा था ना क्वेश्चन में। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ कुछ अननेसेसरी चीजों की डिमांड किया क्वेश्चन पर, हम लोग बना देते। बना नहीं रहा हूं मैं, तुम लोग को दिखा देता हूँ। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये पूछा है दो अकाउंट। तो मैं तुम लोग को सॉल्यूशन से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बात तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि पहली एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और फिर लास्ट में जनरल एंट्री ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, करते हैं ना। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये दूसरा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट मतलब बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन डिमांड कर देता है, तो हमको इसकी डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है, ठीक है। ओके भैया, चलो सेवा में ठीक है। ओके, सेवा करेंगे बेटा, सेवा करेंगे तो मिलेगा मेवा। अच्छा, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है।
1,50,000 1,50,000। ठीक, यहाँ से देखते जाओ करते जाओ। टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, expenses by consigner, consignment account debit to Sahu, expenses by Sahu, bank account debit to Sahu, advance received from Sahu, Sahu account debit to consignment, sales by Sahu, abnormal loss account debit to consignment account, $16,150, profit and loss account debit to abnormal loss account, consignment account debit to Sahu, commission, consignment account debit to Sahu, bad debts, $1,100, goods sent on consignment account debit to trading account, consignment account debit to profit and loss account, profit on consignment, 22,100, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू, 99,700। ओके, हो गया। तो ये तुम्हारी 12 एंट्रीज हो गई। तो ये हो गई बेटा फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में सेवा। गुड सेंड की एंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड, सेल्स मेड, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री, पीएनएल में ट्रांसफर, कंसाइनमेंट कमीशन की एंट्री, बैड डेट्स की एंट्री, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री, और ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री। 6 नंबर एंट्री में बेटा एबनॉर्मल लॉस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट होगा, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा कोई भी लॉस जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता था ना, और पीएनएल में डेबिट साइड। 5th एंट्री सेल्स की है, 5th एंट्री सेल्स की है, साहू अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे को साहू से पैसा मिलेगा, क्योंकि साहू मेरे बिहाफ में सेल कर रहा है, तो साहू अकाउंट डेबिट, और टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड आता है इनकम्स एंड गेन्स, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो ये क्रेडिट साइड कंसाइनमेंट। ठीक है, सेल्स है बेटा, दिस इज एज गुड एज सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट का सेल्स क्रेडिट साइड आता है। 10th एंट्री तो ट्रांसफर एंट्री है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना है मेरे को। 11th एंट्री जो है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री है, तो ये देखो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हुआ, कहां ट्रांसफर हो रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट 12वीं एंट्री में पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू, 12वीं एंट्री में पैसा मिल गया। क्लियर है सबको? अब बताओ, देखिए सेवा करने का यही फायदा होता है, डाउट्स आते हैं बेटा जर्नल एंट्री में, दूसरा ही क्वेश्चन है, पता है अभी बहुत हम लोगों ने मास्टरी तो की नहीं है, नया चैप्टर है हमारे लिए,
सेकंड क्वेश्चन ही है, चीजें समझने में थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगे, इसलिए सेवा करना जरूरी है, सेवा करने से ये एडवांटेज होता है। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाइक स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइन कर रहा है 100 शूज टू एडिडास कंपनी अहमदाबाद, जो कि 1500 रुपए की एक है, 2000 रुपए में इनवॉइस हुई है। अच्छा, इनवॉइस प्राइस का ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं तुम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करता हूं। होता क्या है इसमें, ये मैं इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। करते क्या है वो मैं इसी क्वेश्चन में, पर एक चर्चा करना चाहता हूं मैं। हेडिंग डालो, गुड्स सेंड ऑन इनवॉइस प्राइस। तो पहले तो मैं इनवॉइस प्राइस का मतलब आपको बताता हूं। तो देखो, ये है कंसाइनर और ये है कंसाइनी, और ये है कंसाइनर का सप्लायर। तो सप्लायर कंसाइनर को गुड्स भेजता है कॉस्ट पे, मतलब कंसाइनर के लिए कॉस्ट है ये। मैं पूरा पूरा बात करूंगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? मैं पूरी बातें करूंगा कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंसाइनर जो सप्लायर से जितने में सामान खरीदता है अपनी बुक्स में, वो उसको कॉस्ट बोलता है, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मेरे से कोई करेक्शन करना चाहते हो? तुम सही बोल रहा हूँ ना? कंसाइनर अपनी बुक्स में कॉस्ट लिखता है कि मैंने इतने में परचेस किया। कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स भेजता है ना, तो वो कॉस्ट पे भेजता है, राइट? कोई दिक्कत की बात नहीं, वो कॉस्ट पे भेजता है, वो जितने में परचेस करता है वो उतने में ही भेजता है कंसाइनी को। पर कभी कभी और ये कभी कभी के कारण मेरे को टॉपिक तुमको पढ़ाना पड़ा कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स ना इनवॉइस प्राइस पे भेजता है। किस पे भेजता है? इनवॉइस प्राइस पे। और कंसाइनी फिर सामने वाली पार्टी यानी कस्टमर को सेलिंग प्राइस पे भेजता है। किस पे भेजता है? सेलिंग प्राइस पे भेजता है। तो ये साइकिल होती है। सप्लायर कंसाइनी के, पूरी बात कंसाइनी के पॉइंट, कंसाइनी के लिए ये कॉस्ट है, कंसाइनी के लिए ये इनवॉइस प्राइस है, कंसाइनी के लिए ये सेल प्राइस है। तो ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है? तो देखो क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है और कंसाइनी उसको सेल कर रहा है। कंसाइनी को समझ में आ रहा है कि कंसाइनर यार गुड्स परचेस कर रहा है 100 रुपए में, बेच रहा है 200 रुपए में। कंसाइनी को लगेगा मेहनत पूरी मेरी है और मेरे को 5% 10% कमीशन मिलती है और मेरे को सेटिस्फाइड रहना पड़ता है। तो अगर मैं खुद ही परचेस करके इससे, अब ये तो सप्लायर है, इसको तो बेचने से मतलब, ये चाहे इसको बेचे या चाहे उसको बेचे, तो अगर मैं सप्लायर से खुद परचेस करके सेल करना चालू कर दूं तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा इसमें। तो वो क्या करेगा, धोखा दे देगा कंसाइनर को और उसका बिजनेस खा जाएगा। और कंसाइनर ये होने नहीं देना चाहता। अगर उसको दिख रहा है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है और कंसाइनी को लालच आ सकती है इस चीज में, तो वो क्या करता है, वो जानबूझ के, वो कंसाइनी को नहीं बताता वो परचेस कितने में किया है। वो 100 रुपए में परचेस किया है, पर वो कंसाइनी को जब गुड्स को भेजेगा ना, तो वो उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजेगा। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है? जो भी कॉस्ट होता है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर देना, और उसको अपन लोड बोलते हैं, लोड बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो होता है इनवॉइस प्राइस का मतलब। और सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों, पता है? इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट ऐड कर देना, वो होता है सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस जो भी है उस पे प्रॉफिट ऐड कर दो। आ रही बात समझ में? तो अब इस चीज को मेरी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत क्रिटिकल चीज है ये। तो कंसाइनर इस चीज से बचना चाहता है कि कंसाइनी उसका बिजनेस ना मार ले, तो वो कंसाइनी को जानबूझ के 100 रुपए के गुड्स को 150 दिखाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, 100 रुपए के गुड्स को 150 दिखाएगा। तब कंसाइनी को लगेगा अरे 150 में परचेस करता है, इतने सारे दुनिया भर के खर्चे होते हैं, फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, रेंट का खर्चा, क्या नाम है, गोडाउन इंश्योरेंस का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस, 10 चीज मेरे को कमीशन देगा। उसके बाद बेचारे के हाथ में कितना ही बचता होगा, कितना बचता होगा, 200 रुपए, 50 रुपए का प्रॉफिट होता है पर यूनिट में। उसको ऐसा फीलिंग आएगा, उसको नहीं पता कि 50 रुपए का प्रॉफिट उसको और इधर भी हो रहा है। ठीक है, वो उसको ज्यादा दिखा रहा है जानबूझ के, पर उसको ऐसी फीलिंग आएगी। तो कंसाइनी बोलेगा कोई बात नहीं,
मेरे को कमीशन मिल रहा है, मेरे को कमीशन मिलने से मतलब, आई एम रिसीविंग द कमीशन, मेरे को इसी से मतलब है। तब फिर वो इस बारे में कभी नहीं सोचेगा कि मैं कंसाइनर का बिजनेस मार्केट जो है वो खा जाऊं। तो ये पर्पस होता है कंसाइनर का इनवॉइस प्राइस में गुड्स को भेजने का। आ रही बात समझ में? तो ये होता है मीनिंग ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो अभी तक मैं सिर्फ बात कर रहा था कि इनवॉइस प्राइस का मीनिंग क्या होता है, बट इसमें एक दिक्कत है। पूछो क्या दिक्कत है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वायलेट हो जा रहा है। अगर आप एक ऐसी गुड्स जो 100 रुपए की है कॉस्ट की, पर आप उसको 150 दिखा रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है, तो डोंट प्रोवाइड फॉर एनी एंटिसिपेटेड गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, दैट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का वायलेट कर दोगे, क्योंकि आप एक ऐसा प्रॉफिट बुक कर ले रहे हो जो कि प्रॉफिट आपका हुआ ही नहीं है। तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखो, कंसाइनी को तो मैं भेजूंगा 100 रुपए के गुड्स 150 में, ठीक है, तो इसको समझना मेरी बात को। कंसाइनमेंट अकाउंट, जब मैं कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाऊंगा तो इसमें मैं लिखूंगा गुड्स सेंड 150। पर क्या ये 50 रुपीज अननेसेसरी बढ़ के दिख रहा है? बोलो। और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ये चीज थोड़ी समझ में आती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पास ब्रेन थोड़ी है, वो तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में डेटा फीड कर रहा हूँ, उसको ये समझ में थोड़ी आ रहा है। तो क्या मेरे को सही प्रॉफिट या लॉस निकल के मिलेगा? अगर मैं ये इन्फ्लेटेड फिगर दिखाऊंगा जो मैंने जानबूझ के इन्फ्लेट की है, नहीं मिलेगा। तो मेरे को इसको कहीं ना कहीं से कैंसिल तो करना पड़ेगा ना। तो हम जब भी डेबिट करते हैं इनवॉइस प्राइस, हम क्रेडिट कर देते हैं वो प्रॉफिट का पोर्शन जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहां मैं लिखूंगा बाय लोड ऑन गुड सेंड 50 रुपए। इसके अंदर कितने का प्रॉफिट इंक्लूडेड है? इसके अंदर कितने का प्रॉफिट इंक्लूडेड है? 50 रुपए का। तो 50 रुपए को हम हटा देंगे। तो अब मेरे को एक बात बताओ, कायदे से गुड्स कितने के थे? कायदे से गुड्स की कॉस्ट कितनी थी जो मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करनी है? गुड्स की कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 100 रुपए। तो टू गुड सेंड कायदे से 100 रुपए होना चाहिए था, पर ये इनवॉइस प्राइस के कारण मैंने उसको 150 लिखा, पर मैंने 50 क्रेडिट कर दिया। तो ये वही बात हो गई, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, वही बात हो गई क्या? तो घूम फिर के मेरा अकाउंट्स का पर्पस भी सर्व हो गया और मेरा बिजनेस भी नहीं, मेरा बिजनेस भी बच गया। दोनों चीज हो गई ना, दोनों चीज सर्व हो गई। मैं कंसाइनी को गुड्स भेज दिया 150 में, और मैंने डेबिट क्रेडिट करके नेट ऑफ में एक्चुअल अमाउंट भी कंसिडर कर लिया, एक्चुअल अमाउंट भी मैंने कंसिडर कर लिया। तो बस इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट आपको यही बोलता है, बाकी सारी बातें सेम होगी। बस मेरे को इतना बता दो कि मैं गुड्स सेंड किया इनवॉइस प्राइस में, रास्ते में मेरे को एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो मेरे को लॉस 150 का हुआ कि 100 का हुआ, बस इतना बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोग अकाउंटेंट का खून लेके पैदा हुए हो। मेरे को एबनॉर्मल लॉस 100 का हो गया कि 150 का हो गया? 100 का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीज ध्यान में रखना कि भाई कुछ भी हो जाए, इनवॉइस प्राइस में मैं गुड्स भेज रहा हूँ, उसका पर्पस कुछ और है, पर मेरे को अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो मेरा जेन्युइन में लॉस 100 ही रुपए का हुआ है। तो जो एबनॉर्मल लॉस वगैरह की क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वैल्यूएशन जो भी चीज होती है, मेरे को ध्यान में रखनी है कि भाई कॉस्ट पे लेनी है मेरे को सारी चीजें, है ना। एबनॉर्मल लॉस मेरे को कॉस्ट पे लेनी है। क्लियर हो रही है बात? यस। तो यही है इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन करते करते एक बार समझते हैं कि कैसी एक्चुअल अकाउंटिंग इसकी चलती है, ठीक है, बुक्स में। तो यहाँ देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, नाइकी स्पोर्ट कंपनी न्यू दिल्ली की है, कंसाइन कर रही है 100 जूते अहमदाबाद को, जिसकी कॉस्ट 1500 है, पर इनवॉइस प्राइस 2000 है। देखो दिख रहा है, 1500 का जूता 2000 दिखा रहा हूं मैं। कंसाइनर पे कर रहा है फ्रेट 10,000 का और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1500। ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 जूते कंप्लीटली डैमेज हो गए, ठीक है। एडिडास कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज और पे कर रहा है 1530 का ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। एडिडास कंपनी सेंड कर रही है बैंक ड्राफ्ट नाइकी को 50,000 का एडवांस में, और लेटर ऑन सेंड कर रही है अकाउंट सेल, जिसमें उसने बताया कि उसने 80 जूते बेच दिए 2200 रुपए में, ठीक है, 80 जूते सेल कर दिए 2200 रुपए में। एक्सपेंसेस इनकर हुआ है जो कि एडिडास कंपनी के द्वारा 2000 रुपए। एडिडास कंपनी एंटाइटल्ड है 5% कमीशन इनवॉइस प्राइस पे और 25% एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। मतलब अगर आप इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेच देते हो, वैसे तो हमने बोला है आप इनवॉइस प्राइस पे बेच देना, बट अगर आप इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचते हो तो आपको 25% और मिलेगा सरप्लस पे, मतलब इनवॉइस प्राइस के ऊपर में आपने जितना बेचा है, ओवर राइडिंग कमीशन है, ठीक है।
इंश्योरेंस क्लेम सेटल हुआ है 14,000 रुपए में। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, कंसाइनी का अकाउंट बनाओ, रिलेटेड वर्किंग नोट्स दिखाओ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ नाइकी स्पोर्ट कंपनी ओनली। तो पहले मैं अपना फोकस रखता हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट पे, ठीक है, कि आई नीड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी का नाम क्या है? एडिडास कंपनी। ठीक है बच्चों, डन है? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 100 जूते भेजो 2,000 ईच में। ओके, तो अब मैंने डेबिट साइड में गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे शो किया है, तो क्या मेरे को इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा क्या सेट ऑफ करने के लिए? अननेसेसरी प्रॉफिट दिख रहा है, डेबिट अननेसेसरी बढ़ा हुआ दिख रहा है अमाउंट, डेबिट साइड में अननेसेसरी प्रॉफिट अमाउंट बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या क्रेडिट करना पड़ेगा? जितने से अमाउंट बढ़ा हुआ है। तो बताओ 1500 का आइटम में 2000 में भेजा हूं, तो कितने से बढ़ा हुआ है ये? पर यूनिट कितने रुपए से बढ़ा हुआ है ये? 500 रुपए से। 1500 का आइटम मैंने 2000 में भेजा है, तो 500 रुपए से अननेसेसरी ये बढ़ा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर बाय गुड्स सेंड, ब्रैकेट में गुड्स सेंड के अंदर में जो लोड है, हम बताएंगे कि गुड्स सेंड का लोड हम क्रेडिट कर रहे हैं। कितना लोड है इसमें? 2000 में मैंने भेजा है 1500 का आइटम, तो 500 रुपए का लोड है इसमें। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जितने यूनिट्स मैंने सेंड किए, तो मैंने 100 यूनिट सेंड किए, तो 50,000 का लोड मैं दर्शाऊंगा यहाँ पर कि 50,000 का लोड इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर है सबको? यस, हाँ ठीक है। चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 और 1500 के हैं। $11,500, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। आगे बढ़ो, 10 यूनिट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट, 10 शूज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक मिनट, कहाँ लिखा था? हाँ, टोटली डैमेज। बच्चों क्वेश्चन कुछ नहीं मेंशन कर रहा है, नॉर्मल लॉ से क्या अब नॉर्मल लॉ से बताओगे मेरे को? नॉर्मल लॉ से क्या अब नॉर्मल लॉ से? अब नॉर्मल लॉ से, वेरी गुड। तो ये देखो, चलो हम लोग करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ गुड्स, बेटा 10 जूते हैं और एक जूता 1500 का था। फ्रेट, फ्रेट और इंश्योरेंस दो ही खर्चे हैं ना, 10,000 और 1500। बेटा 10,000 रुपये मैंने कितने जूते के ऊपर खर्चा किया? 10,000 मैंने कितने जूतों के ऊपर खर्चा किया? बोलो ना। 100 जूते, और मेरे कितने जूते बर्बाद हो गए? 10। तो कितना हो जाएगा ये? 1000। वैसे ही बेटा 1500 रुपये मैंने 100 जूतों के ऊपर खर्चा किया, तो 10 जूतों के ऊपर कितना हो जाएगा? 1500। 1500 नहीं, सॉरी बेटा, 150, 150, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 16,150 एब नॉर्मल लॉस। क्लियर है सबको? हाँ बोल दो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। क्लियर है सबको? यस। किस पे वैल्यू किया मैं एब नॉर्मल लॉस को? क्या मैं इस पे वैल्यू किया हूँ इनवॉइस प्राइस पे, कि कॉस्ट पे वैल्यू किया हूँ?
किस पे वैल्यू किया? कॉस्ट पे वैल्यू किया, क्योंकि जेन्युइनली मेरा 16,150 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस 16,150। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो बोल रहा है 1530 का ऑक्ट्राइट ड्यूटी पे हुआ है और 2000 का गोडाउन रेंट भी। तो टोटल खर्चे कितने हो गए इसके? ₹3,530। ठीक है, ठीक है, एक ये वाला 1530 और एक 2000 का। 50,000 का एडवांस पे किया है। ठीक है, एडवांस की एंट्री तो उसके अकाउंट में आएगी। किसके थ्रू पे किया है? बैंक ड्राफ्ट, बाय बैंक। बाकी एंट्री मैं बाद में करूंगा एक बार में। ठीक है, 80 शूज सेल हो गए 2200 में बाय एडिडास एंड कंपनी। 80 शूज 2200 में। सेल्स कितना हो गया बताओ? 80 इंटू 2200 कितना होगा बताओ? $1,76,000। कमीशन का कैलकुलेशन करो। दो टाइप की कमीशन देनी है मेरे को। मुझे ये बताओ पहले, डेल क्रेडिटर कमीशन इसकी बन रही है क्या? इनवॉइस प्राइस था 2000 का, सेलिंग प्राइस है 2200 का, एक्सेस कितना हो गया? 200 का। तो डेल क्रेडिटर कमीशन बनेगा इसका 25% ऑफ एनी सरप्लस। बनेगा डेल क्रेडिटर कमीशन? हाँ, तो ये रहा बेटा सरप्लस। चलो प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे इसका। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन, सेल्स पे कितना परसेंट ऑर्डिनरी कमीशन? 5%। सॉरी, 5% इनवॉइस प्राइस पे है बेटा, सेल्स पे नहीं है। 5% इनवॉइस प्राइस पे। तो इनवॉइस प्राइस मतलब कितना आ जाएगा? 2000। 2000 रुपए, 80 यूनिट बेच दिए, इसका 5%। आई बात समझ में? ये इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस का 5%। क्लियर है? बोल रहा है 5% इनवॉइस प्राइस पे देंगे। तो इनवॉइस प्राइस तो मेरी 2000 है, तो 2000 80 यूनिट सेल हो गए इंटू 5%, ये हो गई ऑर्डिनरी कमीशन। फिर आएगा ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा एनी सरप्लस रियलाइज्ड एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 2200, इनवॉइस प्राइस है 2000, तो सरप्लस तो है भाई साहब कितने का? 200 का। इसका 25% 80 यूनिट्स के लिए, इसका 25% 80 यूनिट्स के लिए। तो कितना कितना आ रहा है जरा बताना, बरा फटाफट से बताना मेरे को। 8000, 4000। क्लियर है सबको? कमीशन की कैलकुलेशन क्लियर है बच्चों आपको? क्वेश्चन बोला 5%। मैं तुम लोग को क्या बोला था जब मैं कमीशन बता रहा था तब? कि क्वेश्चन खुद ही बताएगा कैसे निकालते हैं। बोला था, ये बात बोला था मैं। हाँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन खुद ही बताया। क्वेश्चन बोला 5% दे देना इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस कितना था? 2000। तो 2000 का 5% दे देना। तो 2000 का 5% कितना हो गया? ये हो गया 100 रुपए। 100 रुपए पर यूनिट दे देना। ठीक है, तो 80 यूनिट्स आपने सेल कर दिए, तो 100 रुपए इंटू 80, 8000 रुपए ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। फिर बोला 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। मतलब सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस करो, और अगर कोई सरप्लस आ रहा है, जो कि आ रहा है, सेल प्राइस 2200 है, इनवॉइस प्राइस 2000 है, तो 200 का सरप्लस आ रहा है, उसका 25% दे देना। तो बच्चों कैलकुलेटर पे 200 का मैंने 25% निकाला, ये आया 50 रुपए।
₹50 पर यूनिट और देना है। तो ₹50 इंटू 80 यूनिट्स मैंने सेल कर दिए तो ₹4000 और आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया 8000 प्लस 4000, टोटल 12000 की कमीशन बन के आ रही है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कमीशन। वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना ना, 12000 की कमीशन हो गई। आर वी क्लियर विद दिस? क्लियर है? अब मुझे ये जानना है क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा। 100 जूते भेजा था, 10 जूते खराब हो गए, मतलब 90 बच गए। 80 यूनिट्स बिक गए हैं तो 90 में से 80 और बिक गए तो 10 बचे होंगे ना, अभी भी 10 अभी भी बचे होंगे। यस, तो फटाफट से थर्ड वर्किंग नोट की तरफ अपना ध्यान एकत्रित करते हुए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 100 जूते बेचा था, सेंड, 10 लॉस हो गए, 80 सेल हो गए, तो 10 बचा है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 10 बचा है क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, 10 जूते इंटू 1 जूता कितने का है। अच्छा, वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे करोगे। क्यों इनवॉइस प्राइस पे करोगे? क्योंकि दो चीजें जो मेरे को कंसाइनी को, देखो कंसाइनी को अब नॉर्मल लॉस दिखाना है क्या मेरे को, कि कंसाइनी को बोलूंगा हेलो भैया मैं आपको बताता हूँ अब नॉर्मल लॉस कितना है मेरा, बताना है क्या? उसको मतलब है इससे? उसको नहीं मतलब है। दो चीज जो कंसाइनी के बुक्स में रहेगी मेरे को बताना है। क्या बताना है? कि कितने गुड्स, कितने रुपए के गुड्स भेजे और कितने का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा है। मैं उसको कॉल करके बोलूंगा ना भैया आपके पास अब इतने का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, ठीक है? तो बोलेगा हाँ ठीक है। तो इसीलिए इसका वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पर होगा, आईपी पे होगा। तो इनवॉइस प्राइस है 2000, तो ये हो गया 20000। ठीक है, कॉस्ट नहीं, बेसिकली मैं यहां पर आईपी लिख देता हूं, इनवॉइस प्राइस, इट साउंड्स गुड। ठीक है, कंसाइनर्स डायरेक्ट expenses, although I know that all the expenses of consignor are direct, then also we need to write। तो कंसाइनर के डायरेक्ट खर्चे बच्चों कितने के थे? कहाँ है मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट? 11500 के थे। 11500 के खर्चे उसने किए थे 100 जूते के ऊपर, तो 10 जूते का खर्चा कितना आएगा सारे बच्चे बताओ? 10 जूते का खर्चा बताओ। 1150, 1150। कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने बच्चा पार्टी? एक ही है क्या? एक ही है क्या? 1530 ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई मतलब वही डॉक चार्जेस ही है, क्लियरिंग कराने के लिए, पोजीशन लेने के लिए जो अपन देते हैं। ठीक है, और बाकी तो ये तो रेंट का है। कहाँ गया 2000? कहाँ गया? हाँ ये देखो, गोडाउन रेंट 2000, ये तो रेंट की बात है। ठीक है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे क्यों नहीं मेंटेन करते, मैं भी लूंगा डाउट, एक बार अपन वैल्यू कर ले उसके बाद मैं लेता हूँ डाउट। ठीक है, हाँ। तो ये बेटा 2000 रुपए का रेंट है, तो ये तो डायरेक्ट खर्चा नहीं है, तो इसके सिर्फ एक ही डायरेक्ट खर्चे हैं 1530। अब ये 1530 का खर्चा 90 यूनिट्स के ऊपर किया होगा, क्योंकि 10 यूनिट तो रास्ते में है ना, 10 यूनिट तो गए ना रास्ते में। तो ये 1530 का जो खर्चा किया होगा सिर्फ 90 यूनिट्स के ऊपर किया होगा। बोलो जी हाँ। ठीक है, इंटू 10 तो कितना हो गया ये? 170। तो बताओ कितना हो गया क्लोजिंग स्टॉक? टोटल बताओ बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 21,000 समथिंग आएगा, 21,320। दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक। अब एक डाउट आया था कि भैया हम लोगों के पास जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे पास रहेगी, मेरे पास है ना, मेरे बुक्स में है, और कंसाइनी कौन सा अपने शहर से आके मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खंगालेगा कि दिखाओ, और मैं उसको कौन सा दिखा दूंगा मांगेगा तो। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉस्ट पे वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर की 3 ऐसी चीजें जो कंसाइनी को पता होनी ही चाहिए, बाकी सारी चीजें तो फिर भी सेकेंडरी है, पर प्राइमरी चीजें। पहला कि कितने के गुड्स, कितने रुपए के गुड्स सेंड हुए।
कितने रुपए के गुड्स सेंड हुए, तो हमको जो चीज उसको दिखानी है हमने उसको इनवॉइस प्राइस पे लिया, जो चीज हमें उसको दिखानी है हमने उसको इनवॉइस प्राइस पे लिया। यस। दूसरा सेल्स, तो सेल्स तो वो खुद ही कर रहा है, तो उसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं उठी, क्योंकि उसका कमीशन उसी पे बेस्ड है, तो इसीलिए सेल्स तो खुद ही कर रहा है, तो बताने वाली कोई बात नहीं। तीसरी चीज, उसके पास जो गुड्स पड़ा हुआ है आज के डेट में उसकी वैल्यूएशन क्या है, तो वो मेरे से पूछेगा, मैं उसको बताऊंगा या कॉल करके सामने से, भैया ठीक है आज 31 अक्टूबर है, इतने का माल अभी आपके पास पड़ा है, राइट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इनवॉइस प्राइस पे मैं गुड्स को भेजा हूं और वैल्यूएशन, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे करनी पड़ क्यों रही है, मैं ये बता रहा हूँ क्यों करनी पड़ रही है। और मैं उसको कॉल करके कॉस्ट प्राइस बता दूंगा क्लोजिंग स्टॉक की, हाँ भाई क्लोजिंग स्टॉक इतने का पड़ा है आपके पास, 16,320 रुपए का, ठीक है। तो बोलेगा यार 16,320 कैसे हुआ, मेरा हिसाब तो कुछ और कहता है। उधर से वो भी वैल्यू किया होगा ना क्लोजिंग स्टॉक की, और इधर से मैंने भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की, दोनों ने की है। उसका हिसाब बोल रहा है इनवॉइस प्राइस वाला, मेरा हिसाब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस वाला, हो गई गड़बड़ी, होगी गड़बड़ी। बोलेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इसीलिए हमको क्लोजिंग स्टॉक को भी इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू करना पड़ता है, बिकॉज वी नीड टू इन्फॉर्म दैट। तो ये बेटा खूबसूरती है अकाउंटिंग की, यही खूबसूरती है कि अपने को इसको किस पे वैल्यू करना है, इनवॉइस प्राइस पे। आ रही बात समझ में। अब क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू हुआ है तो इसका लोड भी हटाना पड़ेगा। तो अब ये क्रेडिट साइड में देखो, डेबिट साइड में लोड था तो उसको क्रेडिट करके हटाया, तो क्रेडिट साइड में लोड है तो उसको डेबिट करके हटाऊंगा। तो यहां लिखो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। यस, तुम लोग बोलोगे भैया इसको लोड नहीं बोलते, लोड ही है, लोड का नाम है। अगर ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक में लोड रहता है तो हम इसको ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। लोड ही है, ये लोड ही है, बस नाम है इसका, ठीक है। प्रेशर मत लेना दिमाग में, अरे कुछ नया बात बता रहे हो, दिस इज लोड, बस नाम अलग है इसका। तो बेटा 10 यूनिट में कितने का लोड लगा है, पर यूनिट 500 रुपए का लोड लगा है, वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि 1500 के गुड्स 2000 में सेंड हुए, तो 500 रुपए का लोड पर यूनिट है, ये सामने स्टार्टिंग से अंडरस्टूड है। तो 10 क्लोजिंग स्टॉक में 10 यूनिट है, उस पर 500 का लोड लगा है, तो 5000 रुपए ये हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब इसकी प्रॉफिट बताओ कितनी आ रही है, प्रॉफिट ही आएगी। कितना आ रहा है, 31,440। चलो अब फटाफट से पोस्टिंग कर देते हैं इसके अकाउंट में, एडिडास के में। एडिडास के में यहाँ से चालू करना है एक्सपेंसेस से। टू कंसाइनमेंट 1,76,000। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर बच्चों बताओ, बैलेंसिंग फिगर हाउ मच। अरे बताओ ना कैसे कर रहे हो, हाउ मच टाइम यू विल टेक। 1,10,470, 1,10,470, this is the amount which is going to be रेमिट हो जाएगा, ठीक है डन है। अब प्यार से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मजेदार क्वेश्चन, 3 वर्किंग नोट, मेरे को तो बहुत पसंद आया क्वेश्चन। क्या आपको ये बात समझ में आई कि इनवॉइस प्राइस सिर्फ एक, वो बोलते हैं ना रेगिस्तान में एक वो दिखता है ना, क्या बोलते हैं, मिराज। क्या इनवॉइस प्राइस एक मिराज है, हाँ हमें समझ में आया भैया, इनवॉइस प्राइस एक मिराज है, ठीक है। तो 3 वर्किंग नोट के साथ एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से, और ये प्रेजेंटेशन का सबसे बेस्ट तरीका, कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है बताओ, कि जो भी मेन मेन पोर्शन है वो हम लोगों को यहाँ दिख रहे हैं अच्छे से, पूरा क्वेश्चन देखो साफ सुथरा कितना अच्छा दिख रहा है। नोट करो इसको फटाफट। ओके बच्चों, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है भैया, दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 5। मिस राखी कंसाइन कर रही है 1000 रेडियो सेट 900 रुपए ईच मिस गीता को। 1 जुलाई को मिस राखी इनकर करेगी फॉलोइंग एक्सपेंसेस फ्रेट और इंश्योरेंस का। गीता रिसीव कर रही 950 रेडियो सेट्स। एन अकाउंट सेल डेटेड 750 रेडियो सेट 9 लाख में बिक गया और मिस गीता इनकर की है 10,500 कैरिएज का। ठीक है, मिस गीता एंटाइटल्ड है 6% कमीशन ऑन सेल्स की अफेक्टेड बाय हर। शी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री। मिस राखी लॉन्च कर रही क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से जो कि 35,000 रुपए में एडमिट हो गए। कंसाइनमेंट अकाउंट मिस गीता का अकाउंट शो करो इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। ठीक है, तो राखी के बुक्स में बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। मिस गीता का अकाउंट चलो बेटा करें स्टार्ट। हाँ भैया, तो सबसे पहले 1000 रेडियो सेट बेच रहे हैं 900 रुपए वाला, क्या एंट्री हो जाएगी? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 9 लाख। खर्चे हो रहे फ्रेट और इंश्योरेंस के, टोटल बताओ। एक काम करो डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल बताओ। 7650 प्लस 3250 10,900। ठीक है, आगे देखो। 950 रेडियो सेट के मतलब इधर से देख लो यहाँ आते तक 50 रेडियो सेट गायब हो चुके हैं। अकाउंट सेल रिसीव हुआ है जिसे बता रहा है 750 रेडियो सेट 9 लाख रुपए में बेचती है। तो बाय मिस गीता 750 रेडियो सेट से सेल हो चुके 9 लाख रुपए में। ठीक है, बोलो। यस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मेरे को बताओ। 50 रेडियो का जो हुआ है उसकी वैल्यूएशन हमको करनी है। वर्किंग नोट बनाओ। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट। 900 रुपए का एक रेडियो सेट है, 50 इंटू 900 45,000। ठीक है, 45,000 की कॉस्ट हो गई। इसके बाद $10,900। कितना आ रहा है ये? 10,900 1000 यूनिट्स के ऊपर हुए, 50 यूनिट के लिए आ रहा है 545। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। अब बच्चों एक चीज और मैं तुम लोग को बता दूं, पिछले क्वेश्चन में अपन लास्ट लाइन पे एक चीज मैं बताना तुम लोगों को भूल गया था। इंश्योरेंस क्लेम सेटल हुआ है 14,000 रुपए में। इंश्योरेंस क्लेम जो लॉस हुआ है वो सेटल हुआ है 14,000 रुपए में। आ रही बात समझ में? बोलो। यस, तो ये इंश्योरेंस क्लेम को दिखाने के दो तरीके हैं हमारे पास। कौन से दो तरीके?
कि पहला ये आप कर सकते हो, एक मिनट, तुम लोग बताना, मैं तुम लोग को बता रहा हूं, तुम लोग बताना समझ में आया कि नहीं। एब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा सुनो, मैं तुम लोगों को पहले अपने फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, फिर अपन उसको कंसाइनमेंट में कन्वर्ट करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू को। टू ट्रेडिंग अकाउंट, बोलो यही एंट्री होती है एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस की मेरी एंट्री यही होती है। जैसे यहाँ पर देखो क्या है एंट्री, 16,150 है एबनॉर्मल लॉस, 16,150 रुपए, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल लॉस, अब देखो मेरे को इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, तो 14,000 रुपए तो रिकवर हो गया, तो मैं ऐसे पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, 14,000 रुपए तो मेरे को रिसीव हो गया। टू एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस मेरा कितने का था, 16,150 का, तो ये जो 2,150 हुआ ये मेरा एक्चुअल में लॉस हुआ है ना, मेरा एक्चुअल में लॉस सिर्फ 2,150 का हुआ। अब मेरे को एक बात बताना, अगर बच्चों, अगर मैं क्या करूं, इस एंट्री को मैं कंबाइन कर दूं, इस एंट्री को मैं कंबाइन कर दूं, सुन रहे हो ध्यान से, तो एबनॉर्मल लॉस कैंसिल हो जाएगा, एंट्री क्या बनेगी मेरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर इंश्योरेंस कंपनी तुरंत पैसा दे रही तो बैंक लिखना, अगर इंश्योरेंस कंपनी तुरंत पैसा नहीं दे रही तो इंश्योरेंस कंपनी लिखना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट एज द केस में बी। टू ट्रेडिंग अकाउंट, 16,150 रुपए, 2,150 रुपए, 14,000 रुपए। एग्री कर रहे हो मेरे से? अगर मैं दोनों एंट्री को मर्ज कर दूं तो एबनॉर्मल लॉस कैंसिल हो जाएगा, और मेरी जो एंट्री बनेगी वो एक्चुअल में बनेगी बैंक पीएनएल टू ट्रेडिंग अकाउंट। कर रहे हो कि नहीं एग्री, बताओ। हाँ, और हमारे कंसाइनमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, हमारे कंसाइनमेंट में ट्रेडिंग की जगह कंसाइनमेंट ले लेता है। तो क्या मैं ये एंट्री पास कर सकता हूं दोनों भी क्वेश्चन में? तो पिछले क्वेश्चन में उस प्रकार से किए हम लोग, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, यहां पे ये वाली एंट्री पास की, कहानी खत्म। इसके बारे में मैं कुछ दिखाया नहीं पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि मैं जर्नल एंट्री पास नहीं किया। पर अगर मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा था तब मैं दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था, ये देखो, ये देखो जर्नल एंट्री में मैं दिखाया था ना उसके पिछले क्वेश्चन में। हाँ, पर अभी इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास नहीं करनी थी तो मैं नहीं दिखाया था, ठीक है। बट अब मैं तुमको तीसरा तरीका बता रहा हूं, क्या भैया इंस्टीट्यूट हमारा मार्क्स काट सकती है अगर हम अलग अलग मैथड? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस आया 45,000 का, इस पे से इसमें दो पोर्शन बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा आपका एक्चुअल लॉस और एक हो जाएगा आपका इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कितने का मिला है मेरे को, इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस कितने का मिला है मेरे को, 35,000 रुपए का एडमिट हुआ है, 35,000 रुपए का। तो 35,000 का अगर इंश्योरेंस है तो सारे बच्चे मेरे को इन द चैट बॉक्स व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, व्हाट इट इज गोइंग टू बी 10,545। तो बेटा वी कैन शो लाइक दिस, फिर आप नॉर्मल लॉस को उड़ाओ यहां से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस बाय इंश्योरेंस क्लेम 35,000, 10,545। आर वी कम्युनिकेटिंग गाइस? और अगर मैं, मेरे को एक बात बताओ, इससे मेरे प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट अलग है, तरीका अलग है दिखाने का, तरीका अलग है दिखाने का। प्रॉफिट में आपको कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि बेटा पहले भी तो एबनॉर्मल लॉस के नाम से क्रेडिट कर रहा था मैं, कितना क्रेडिट कर रहा था, 45,545, अभी भी क्रेडिट कर रहा हूं, बस तरीका अलग हो गया है चीजों को शो करने का, बस तरीका अलग हो गया चीजों को शो करने का, है ना। द वे इज डिफरेंट टू पोर्ट्रे द थिंग्स, ओके, टू प्रेजेंट द थिंग्स। तो जैसे मन वैसे कर लो, अब नॉर्मल लॉस लिख के लिखना है लिख लो, 45, 545 अब नॉर्मल लॉस लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा काम ये, मैं एज अ टीचर तुमको हर ऑप्शन बताऊं, हर चीजें बताऊं जो तुमको होनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने दिखाई है, हम भी दिखाते हैं, इंस्टीट्यूट ने तुमको सारे तरीके बताए, हम भी तुमको सारे तरीके बताएंगे।
ठीक है, तो ये चीज क्लियर है सबको। एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन तो क्लियर ही होगी। अब ये तरीका तो तुम्हारे खून में दौड़ रहा होगा। ये जो कैलकुलेशन हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की करते हैं, लॉस की करते हैं, ये अब तुम्हारे एकदम फीड हो गया होगा दिमाग में। हाँ भाई ऐसे करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एबनॉर्मल लॉस हो गया है। मिस गीता इनकर कर रही 10,500 कैरियज का, ठीक है, और 2,500 रिपेयरिंग द डैमेज रेशियो कर रही है। 6% सेल्स कमीशन मिलेगा उसको, ठीक है। टू मिस गीता, क्या क्या खर्चा किए भाई? 10,500 का खर्चा किए उसके लिए, कैरियज के लिए, और 2,500 रिपेयर का खर्चा किए। तो टोटल कितना हो गया? ये कितना हो गया इसका खर्चा? कितना हो गया? 13,000। टू मिस गीता कमीशन, बच्चों कमीशन बताओ फटाफट से। 6%, 9 लाख का। 54। 9 6 54 हो गई सारी बातें। यस, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी, इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। कैसे आ रहा है भैया क्लोजिंग स्टॉक, हमें भी बताओ। बेटा 1000 रेजियो सेट बेचा, 50 लॉस हो गए, 950 बचे। 950 में से 750 बेच दिया हूं। 750 माइनस 950, 200 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट। बेटा 200 रेडियो सेट से और एक रेडियो सेट 900 रुपए का, तो कितना हो गया कॉस्ट? 1,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, $10,900। कितना आ रहा है? 2180। इसके डायरेक्ट खर्चे कौन से? एक ही है बस, एक ही है ना डायरेक्ट खर्चा। ये देखो बेटा, कौन सा है डायरेक्ट खर्चा बताओ मेरे को। क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ बेटा, पहला काम क्वेश्चन में इन्वेस्ट करना है अपने को टाइम। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक, आधे बच्चे को नहीं समझ में आता। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमको क्या करना होता है? हमको देखना पड़ता है कितना भेजे, कितना गायब हो गया। 950 बचा, ठीक है। 50 खत्म हो गया बेटा, ठीक है। 750 रेडियो सेट सेल्ड हो गए, ठीक है। 2,500 उसने पे किया है फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट्स इन द रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री। आ रही बात समझ में? यस, उसके अकॉर्डिंग अपने को वैल्यूएशन करनी होती है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। 2210.52 आ रहा है, 0.52 आ रहा है, तो मैंने इसको 2211 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तुम लोग का भी वही आ रहा है ना? हाँ बेटे 10,500, 950 रेडियो सेट उसको रिसीव हुए, 200 क्लोजिंग स्टॉक में। उसको तो 950 रिसीव हुआ ना, तो ये 10,500 का खर्चा। अब ये सब चीजें तो तुम लोगों के दिमाग में चलनी चाहिए कि ये जो 10,500 का वो कैरियर्स का खर्चा की होगी, वो 950 रेडियो सेट में की होगी, क्योंकि मिस गीता रिसीव 950 रेडियो सेट। तो वो जब, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हो कहीं घूमने, तो क्या तुमसे ऑटो वाले भैया पूछते हैं कितनी सवारी है? पूछते हैं। हाँ, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो चार्ज करते हैं। तो वैसे ही बेटा ये 10,500 जब वो टेम्पो वाले से बात कर रहा होगा, तो जब वो गाड़ी वाले से बात कर रहा होगा, तो बताया होगा कि 950 यूनिट है, तो उसका कितना लगेगा? तो वो बोला था 10,500 लगेगा। तो इसीलिए कंसिडरेशन यूनिट्स कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो 10,500 का खर्चा 950 यूनिट्स पे उसने किया होगा, क्योंकि उसको उतने ही रिसीव हुए, इंटू 200। ठीक है, तो ये 2211 हो गया। तो इसका बताओ टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है बताओ। 1,84,391।
प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट बताया जाएगा 152,036। ओके चलो पोस्टिंग करते हैं मिस गीता के अकाउंट में। मिस गीता से मेरे को कोई एडवांस मिला है क्या? देखो ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें कंसाइनी ने कोई एडवांस नहीं दिया है मेरे को, कुछ भी एडवांस के ऊपर बात ही नहीं की। मिस गीता ने बोली अरे हम तो भाई बाद में सेटल करते हैं, हम तो भैया बिजनेस होने के बाद काम करते हैं। ठीक है 13,000 रुपये। 54,000। 9 लाख। ओके व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग बताओ। $8,33,000। ठीक है बैलेंसिंग फिगर। ये भी हो गया क्वेश्चन। अब बताओ अब क्या क्वेश्चंस कंपैरेटिवली क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं पर हमारे लिए इजी होते जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है पर हमारे लिए इजी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन और टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, हमारे लिए वो और इजी होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। है ना, हो रहे कि नहीं हो रहे भाई? पता चला बच्चे बोल रहे हैं हाँ हाँ हो रहे मन के अंदर बोल रहे हैं कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हो आई एम जोकिंग, ऐसे नहीं बोल देना ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो, वर्किंग नोट भी नोट कर लो, इसी को कर लो पहले। ठीक है बच्चों, तो हो गया फिर आज के लिए क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग का प्रोबेबली कंसाइनमेंट पूरा खत्म ही कर देंगे हम लोग। ठीक है नॉट अ बिग चैप्टर, बेसिकली बस वही कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना रहता है। और सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे ऑलमोस्ट 99% कॉन्सेप्ट्स हो गए, 100% कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे, और कुछ बचा नहीं है। डेल क्रेडर कमीशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो बस 100% बोल सकते हैं हम अच्छे से उसको। ठीक है उसमें मेरे को बताना है कि बैड डेट्स जब कंसाइनी बियर करेगा तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे कि हम लोग बैड डेट्स किससे बियर करवा रहे थे, जो भी हमारा बैड डेट्स हो रहा था। यहाँ पर तो नहीं है बैड डेट्स, कौन से क्वेश्चन में था बैड डेट्स? ये वाले क्वेश्चन में था। तो देखो बैड डेट्स हम लोग बियर कर रहे थे, एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे हम कंसाइनमेंट अकाउंट में। बट उस सिचुएशन में क्या होगा, ये बैड डेट्स में नोट ही नहीं करूंगा, और उस बैड डेट्स की जगह मैं एक और कमीशन दूंगा उसको, जो कि होगी डेल क्रेडिट कमीशन। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी एक क्वेश्चन आ जाए तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।